अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। तहरीके अदम एतमाद आलमी साजिश है या फिर अपोजिशन की कोशिश इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? क्या अपने तौर पे वो कोशिश कर रहे हैं या फिर वाकई में जो ख़त जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, जिसको वज़ीर आज़म ने अपने जलसे में अपने हाथ में पकड़ के रखा, लेकिन उसका कंटेंट जो था उसमें लिखा क्या था, किसने लिखा था, कहाँ से वो ख़त आया था, कहाँ से वो धमकी आई थी, इस बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन आज वफाकी वज़रा असद उमर और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी हद तक इस ख़त के बारे में बताया है। एग्जैक्टली क्या लिखा है ये तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया है कि कुछ पाकिस्तान के ही लोग हैं, पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो आलमी ताकतों के आलाए कार बने हुए हैं। और इस ख़त में बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना ज़रूरी है, इमरान खान को घर भेजना ज़रूरी है, और अगर उनको घर नहीं भेजा गया तो उसके बाद भी उनके लिए ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। अब ये ख़त कहाँ से आया है, क्यों आवाम के सामने नहीं रखा जाता? अगर कुछ लोग पाकिस्तानी आवाम को धोखा दे रहे हैं, आलमी साजिशों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं, तो ये पाकिस्तानी आवाम का हक है कि सब चीज़ें उनके सामने आनी चाहिए ताकि वो सोच समझ कर फैसला कर सकें कि उन्हें किसका साथ देना है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसके बाद बनते बिगड़ते इत्तेहाद मुलाकातें जारी हैं। मुस्लिम लीग काफ ने तो ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत का साथ देंगी। वज़ारत आला उन्हें पेश कर दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और आज मुलाकात भी हुई है उनकी एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म से, और उनको यकीन भी दिलाया गया है कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद का मामला निपटेगा तो जो इस्तीफ़ा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का, वो गवर्नर को भेज दिया जाएगा और उसी वक्त कबूल भी हो जाएगा, यानी कि अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे। ऑपोजिशन अब भी ये दावा कर रही है कि नंबर गेम पूरी है, बल्कि उनके पास बोनस नंबर्स भी मौजूद हैं, किस तरह से? और उसके साथ साथ MQM ने अभी तक फैसला क्यों नहीं किया है कि उन्होंने किसके साथ जाना है? हुकूमत के साथ भी बातचीत जारी है, ऑपोजिशन के साथ भी मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनफैक्ट आज ये बात किया है कि हमने तमाम जो मुतालबात थे MQM के मान लिए हैं, लेकिन ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि MQM के ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हुकूमत के साथ ही चला जाए तहरीक अदम एतमाद के मामले में। ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स हैं और हमारे साथ आज मौजूद होंगे सेनेटर डॉक्टर तैमूर साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, कैसर अहमद शेख साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, रहनुमा MQM पाकिस्तान उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, सर आगाज़ आपसे करती हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें बराह रास्त नवाज़ शरीफ साहब का नाम भी लिया गया है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस हुकूमत को गिराने के लिए जो आलमी साजिश है उसके आलाकार नवाज़ शरीफ भी एक किरदार हैं। सबसे पहले तो इस इल्ज़ाम के बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा यूसुफ, आप ख़ुद सोचें कि ये हुकूमत में हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, हमारी अफवाज पाकिस्तान जिनके ज़िम्मे ये डिफेंस है, वो बहुत ज़्यादा हमारी वफ़ादार, पाकिस्तान की वफ़ादार और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो दफ़ा का ख्याल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये कहते हैं उनको भी हमने नॉलेज में लिया, वो तो क्या वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मैं सराहूँगा कि न्यूट्रल हैं अफवाज पाकिस्तान। अब तो ये क्लियर बात है ना कि सारे सब मान रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। तो आप बताइए कि जिनके ज़िम्मे मुल्क की जो वफ़ादार हमारे अफवाज हैं और जो मुल्क के दफ़ा का जिनके ज़िम्मे है, ये अगर उनको दिखाया गया ये ख़त, तो उसके बावजूद क्या वो कोई कमेंट नहीं कर रहे या कोई हिस्सा नहीं ले रहे या ख़ुद बता नहीं रहे? तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारी अफवाज पाकिस्तान पे जो भरोसा है वो नहीं किया गया, वो उनको काबिल एतमाद नहीं समझा गया हुकूमत की तरफ से, और बड़ी ज़्यादती वाली बात है जो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो हुकूमती रहनुमा तो कह रहे हैं कि खुला बताएं जो लेटर है उनको बताया गया है, जो अस्करी क़यादत है उनके साथ शेयर किया गया है, और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस और अफवाज पाकिस्तान, फिर उन पर रिएक्ट तो सबसे पहले उनको करना है ना। ये जो अगर किसी का वाज़े तौर पे नाम भी ले रहे हैं, तो जो हमारी जिस किस्म की उनका अभी तक किरदार है, तो सबसे ज़्यादा क्या वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो खामोश हैं। अफवाज पाकिस्तान का डिफेंस सबसे प्राइम
हर एक का फ़र्ज़ है हमारा एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि हमारी अफवाज जो है वो बहुत ज़्यादा दिलेर भी है और बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत का तहिया किया हुआ है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि उनको ये शेयर भी किया गया और वो खामोश हैं और वो न्यूट्रल हैं? वो तो फिर खुल के बात करेंगे ना, इन खुल के हिस्सा लेंगे और बताएंगे कि ये किसके। मैं समझता हूँ कि इस बात को जब तक पूरा सबसे वाज़ेह ना हो, ज़्यादा इस पर डिबेट करना या ज़्यादा कहना, ये हमारी मुल्क की सलामती और मुल्क के जो हमारा जो जो फॉरेन हमारे रिलेशंस हैं उसको डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो ये तो या तो खुल के बात हो, और अगर उनसे शेयर किया गया तो ये उनका फ़र्ज़ है अफवाज पाकिस्तान का, ISPR जो है वो वादे करें ना कि क्या ऐसे खदशात हैं और क्या बात है जो सामने आए हमारे, और फिर तो कोई कमेंट कर। ये तो सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। यहाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के, और वो थे जब धमाके किए गए तो उनको $5 बिलियन ऑफर किया गया। उस वक्त तो उन्होंने कोई बात मुल्क की सलामती के खिलाफ कबूल नहीं की। आज किस तरह एक इतने जिम्मेदार, इतने सबसे पॉपुलर शख्सियत जो पाकिस्तान की है 22 करोड़ में, और जो स्टेट्समैन है और जो मुसलसल पिछले 30-35 साल से वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, तो किस तरह उन्होंने उनके खिलाफ इस किस्म का संगीन इल्ज़ाम लगा दिया गया है? क्या कोई भी ठीक है कैसी साहब शहरी ये तस्वर कर सकता है? ठीक है, डॉक्टर ज़रका की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आप सुन भी रही हैं कैसर अहमद शेख साहब की बात, और सवाल भी आपसे ये कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने का ऐलान कर दिया कि उनको दिखाने के लिए तैयार हैं, तो हुकूमत ये सामने क्यों नहीं लाना चाहती अगर ये इतना सेंसिटिव मामला है? और डेफिनेटली पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तानियों ने आगे जाके किसको चुनना है, अगर वाकई में ऐसा है जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो बैरूनी क़ुव्वतों के आला कार बन रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं इनकी बातें सुन रही थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो इन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को कहें। देखिए, ये शायद कह रहे हैं कि बहुत सालों से सियासत में हैं और नवाज शरीफ साहब इनके लीडर हैं, तो मेरा ख्याल है अफवाज पाकिस्तान का काम तो जंग लड़ना होता है, स्ट्रैटेजी डेवलप करना होता है। ये तो फॉरेन पॉलिसी का इशू है, इस पर सारे नेशनल सिक्योरिटी और मुल्क की जो हुकूमत होती है, फॉरेन पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आपकी नेशनल सिक्योरिटी और आपकी फौज भी बीच में होगी, और आपके सारे जो भी अहलकार हैं वो सारे बीच में इन्वॉल्व होते हैं। और लेकिन कुलभूषण यादव, शायद इनको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने बारहा सब कुछ फौज के करने के बावजूद, उनको पकड़ने के बावजूद, उन्होंने कभी उसका नाम नहीं लिया इंटरनेशनल फोरम से। तो ये पहली नवाज शरीफ साहब की बात। उनके कंपैरिजन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया है, क्योंकि देखिए आलमी साजिशें होती रहती हैं। भुट्टो साहब की जो उनको हैंग किया गया था, और जिस तरह से लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हुई थी, ये सब चीजें आलमी साजिशें होती हैं। और इस वक्त तो सारे ताने बाने भी मिल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब का तो सबको पता है। हमदुल्ला जो मुहिब थे अफगानिस्तान के, जो पाकिस्तान को, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत ही गंदे उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो नवाज शरीफ साहब को मिले। और उसके अलावा इजराइल के लोग उनको मिले। ये तो बड़ी पब्लिक बातें हैं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह मौजूद हैं। और नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठ के कुछ कर रहे हैं, सबको पता है। तो ये बातें जो हैं, और आपको पता है कन्विक्टेड हैं उनकी, ये तो पाकिस्तान का निजाम है कि जहां जो लोग कन्विक्ट हो जाते हैं वो फिर भी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके होते हैं, इसलिए उनके लिए कानून कुछ और होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो इस खत का या इस मरासले का हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिसके बारे में वज़ीर आज़म दावा कर रहे हैं कि इस वक्त आलमी साजिश हो रही है। अगर वाकई में ऐसा है तो कम अज़ कम ठीक है, अवाम के सामने वो उस तरह से नहीं आ सकता, लेकिन अगर तरीके अदम एतमाद पेश होने से पहले की बात है, तो जो अपने इत्तेहादी हैं या जो आपके अपनी पार्टी के लोग हैं, जो इनको अब मुनहरिफ अराकीन कहा जा रहा है, उनके साथ तो शेयर किया जा सकता था। ये देखिए, बात यह है कि इस खत की 2-3 खसूसियात हैं। पहली बात मुरासले की है कि पहला तो ये 7 तारीख को ये खत लिखा गया,
8 तारीख को इन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश की और 7 तारीख को जब ये प्रेजेंट हुआ तो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जी आपके ऊपर अदम एतमाद आएगा और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दिया गया तो फिर मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो ये तो एक लिटरल धमकी आपको दी गई है और ये पहली दफा नहीं है। पाकिस्तान को वन फोन कॉल नेशन भी कहते हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये कॉल आ जाती है तो हमारे जितने भी हेड्स होते हैं वो मान जाते हैं। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने जब उनको 9/11 के बाद कॉल आई कॉलिन पावल की तो उन्होंने जो कुछ कहा इन्होंने उनके साथ कोई निगोशिएट भी नहीं किया और वो भी हैरान थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने 7 चीजें पेश की थी, हमारा ख्याल था 1-2 मानेंगे, ये तो 7 की 7 ही एकदम ही मान गए। और नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे। देखिए जो मैंने कुलभूषण यादव की बात की थी, कुलभूषण साहब जो थे वो उनको आर्मी ने पकड़ा कई महीने और पूरा नेटवर्क उनका आर्मी ने और ISI ने उसको एक्सपोज किया और नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल फोरम पे जाके उसका जिक्र ही नहीं करते थे, नाम नहीं ले सकते थे उनका। डॉक्टर साहब एक चीज बता दीजिए ये जो मेमोगेट किया था जी हुसैन हक्कानी आपके एम्बेसडर गए थे यहाँ से और फिर वो वहाँ पर आपको जो मेमोगेट किया गया था इनके पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसमें मुलविस थी। आसिफ जरदारी साहब ने लिखवाया था कि ये आर्मी हमारे खिलाफ है, इसको आप फारिग करें तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो ये तो हमारी डॉक्टर साहिबा ये बता दीजिए ये खत जो है डायरेक्टली किसी मुल्क की तरफ से आया है या फिर ये जो सिफारती मिशन पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों में है वहां से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी रीडिंग या फिर जो कुछ चल रहा है वहां की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचा जा रहा है या किसको खतरा समझा जा रहा है, उन्होंने अपनी रीडिंग को एक तहरीरी शक्ल दे के यहाँ पर भेजा है? देखिए जी, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये कहाँ से आया है। मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जो पब्लिक के साथ शेयर की है, क्योंकि देखिए PTI के तो पूरे इंटरेस्ट में है कि हम सारा कुछ बता दें, लेकिन मुल्क के लिए खतरनाक होगा क्योंकि हमारा मुल्क एक बहुत स्ट्रांग मुल्क नहीं है। हम हर तरह से अभी कमजोर हैं दुनिया रीजन में अपने आप को अपनी सॉवरेनिटी। डॉक्टर साहब ये अगर इतना खतरनाक था तो फिर तो इसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं थी। नहीं, जिक्र इसलिए करने की जरूरत थी क्योंकि आपको अवाम को बताना है। क्यों आप अवाम को ना बताएं? आप जो डिसीजन अगर अवाम को बताना है तो फिर अवाम को फिर खुल के बताया जाए ना कि उस खत में लिखा क्या गया है। लेकिन आपको मुल्क की देखिए जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके यू हैव टू टेक वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस। इतना आसान नहीं होता कि ये कर दें वो कर दें। लोग तो सौदेबाजी करते। देखिए आपके पास हिस्ट्री में सारा कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो अब चीफ जस्टिस को दिखाने की बात हो रही है, सिर्फ चीफ जस्टिस को दिखाने की बात क्यों हो रही है? एक तरफ सदारती रेफरेंस भी दायर किया जा चुका है, उसकी भी समाते रोज की बुनियाद पर चल रही हैं और अब ये ऐलान किया गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस को दिखाया जाएगा। इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस साहब एक पिलर ऑफ द गवर्नमेंट है और उनको दिखाने का मकसद ये है कि वो फिर तस्दीक कर, जाहिर है एक आप क्रेडिबल और रिलायबल आदमी को देंगे तो आपको जो क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि खत दिखाया जाए, आप दिखा तो आप सकते नहीं है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप लोगों को, जिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा उनके यकीन के लिए ये सब कुछ है ना, कि एक पार्टी somebody who is not in the government but an independent pillar of this country उनकी शहादत इस पे ली जाए। बहरहाल अगले चंद दिनों में मेरा ख्याल है ये गुत्थी और सुलझेगी और हमारे सामने आएगा कि क्या। ठीक है हसन मुर्तजा साहब, सर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे मेहमानों की गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं। माजी का बार बार जिक्र हो रहा है, भुट्टो साहब का जिक्र हुआ, लियाकत अली खान साहब का जिक्र हुआ और कहा गया कि आलमी साजिशें जो हैं अगर तारीख में पाकिस्तान की देखा जाए तो वो होती रही हैं। तो सर फिर आपको लगता है कि वाकई में ऐसा इम्कान मौजूद है कि आलमी साजिश जो है वो हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत को कोई ख़तरा समझा जा रहा है, जो आलमी ताकतें हैं वो इसको ख़तरा समझ रही हैं या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को? आयशा, सबसे पहले तो जैसे जरका साहिबा अभी बात कर रही थी, मैं पार्शली उनसे एग्री भी करता हूँ, इत्तेफाक भी करता हूँ और कई चीज़ों से नहीं भी करता। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम इतनी ताकत है, हम इतने कमज़ोर नहीं हैं और अगर हम इतने कमज़ोर होते तो अब तक हम इस सफ़ा हस्ती से मिट जाते। हमने इस मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए जानों की कुर्बानियां दी हैं, हम फांसियों के फंदे जो हैं वो कबूल किए हैं,
हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, हमें सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है, हमें सड़कों के बीच मार दिया गया है। तो हमने इस मुल्क के, हमारा जुर्म ये था कि हमने इस मुल्क के दिफा को मजबूत किया। ये कहना कि ये मुल्क और है, ये कमजोर नहीं है। यहाँ पे हुकूमत कमजोर हो सकती है, लीडरशिप कमजोर हो सकती है। ये मुल्क जो है ये बड़ी कुर्बानियों का नतीजा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा मजबूत मुल्क है। गुजारिश ये है कि जो खत है ये काफी दिनों से, जब से जल्द हुआ है, ये डिस्कस होने लगा है और उस पर कहा जा रहा है जी कि मुल्क के खिलाफ साजिश थी। अगर ये मुल्क के खिलाफ कोई साजिश थी तो इस पे इतने ये करना कि उसको छुपा लेना, खत का जिक्र कर देना, उसका मंदरजात का जिक्र ना करना, उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देने का इशारा देना, उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना, उसका, ये कोई फोरम नहीं है। जो रियासती सुकून है वो पार्लियामेंट भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट है जिसको ये कह रही है कि वो एक रियासती सुकून है, तो वो पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट ही प्रॉपर फोरम भी है। वहाँ पे ये लाया जाए, इसको डिस्कस किया जाए। ये सरकारी अफसरान को तो देने को तैयार है। क्या पार्लियामेंट पे इनको एतमाद नहीं है कि पार्लियामेंट उसको, अगर पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ तो वो ज्यादा बेहतर और मुनासिब फोरम है? क्यों ये उनको देते हैं और इसमें सारे इदारों को इन्वॉल्व करते हैं? ये हमारा मैटर है। हमें अपना पार्लियामेंट को सुप्रीम इदारा है, उसकी सुपरमेसी के लिए हम शबो रोज कोशिश करते हैं। पीटीआई भी करती है। मैं नहीं कहता कि पीटीआई मुहब्बे वतन नहीं है और पीपल्स पार्टी या नून लीग या दीगर जमातें जो है वो बड़ी मुहब्बे वतन है। हम सारे लोग मुहब्बे वतन है। हम में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, हम सारा दिन कठपुतली बने हुए हैं और कहते हैं जी के पीपल्स पार्टी गद्दार है और पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई गद्दार है। कोई भी गद्दार नहीं है। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे इस मुल्क से प्यार करते हैं। सिर्फ जो है बात अहलियत की और नाअहली की है, विजन की है। आप किसी वक्त जो है वो बड़ी छोटी सोच रहे होते हैं। यहाँ पे अगर तो मुल्क के खिलाफ साजिश है, हुकूमतें तो गिरती रहती हैं। जाहिर बात है जब नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे तो वो उसमें क्या कहेंगे कि वो साजिश नहीं है। हुकूमत के खिलाफ तो हो सकती है, हुकूमत गिराई भी जा सकती है। और फिर कोई इंटरनेशनली ये साजिश कर रहा हो कि हुकूमत गिर जाए, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ने बैनुल अक़वामी दुनिया के खिलाफ कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एटॉमिक पावर बना दिया, जैसे भुट्टो साहब ने जैसे अब यूरोपियन यूनियन बना है। भुट्टो साहब ने तो ये कॉन्सेप्ट 74 में दिया था, जिसके OIC बनी। OIC में उन्होंने कहा कि मैं इस्लामिक बॉम्ब बनाऊंगा, मैं इस्लामिक बैंक बनाऊंगा, मैं सरहदें खत्म कर दूंगा, लेबर पाकिस्तानी होगी, पैसा आपका होगा। भुट्टो साहब ने भी आजाद, हसन मुर्तजा साहब, भुट्टो साहब ने भी आजाद खारजा पॉलिसी की बात की थी। सॉरी आयशा, मेरी बात सुन लेंगे? जी 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 जी। तो ये उस पे सारी जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो ताकतें थी, उन्होंने भुट्टो साहब को हैंग करवा दिया, अपनी कौम के हाथों मरवा दिया। वो तो हो गया। इमरान खान साहब ने ऐसा कौन सा काम किया है, कोई ऐसा बड़ा कारनामा कर दिया हो मुल्क के लिए कि उनको बैनुल अक़वामी दुनिया को मराने की जरूरत पड़ गई? क्या ये उस्मान बुज़दार साहब की मकबूलियत से जो बाइडन तंग आ गया है कि उस्मान बुज़दार साहब खित्ते में बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी वजह से ये मेरे राज को खतरा है और मैं क्यों ना उसको हटा दूं? ये सारी बातें और बहाने हैं। मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के लिए कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत को खतरा हो तो पाकिस्तान के गले में डाल दे। ठीक है। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, कता कलामी की माजरत, जरूर खतरा है। कता कलामी की माजरत सर, वो बात करते हैं जी कि भुट्टो साहब ने भी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की थी और डेफिनेटली दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे जो वो इकदाम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। इमरान खान साहब भी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं, कोई खारजा रशिया का दौरा करते हैं और फिर बात होती है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। बात हुई है, सिर्फ ये कह देना कि वो बात करते हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी की, कौन सी आजादी है? लेकिन सर हमारा मसला ये है कि हम माजी से सीखते नहीं है। इसका एहतमाल तो फिर भी मौजूद है, चाहे ना हो, लेकिन इम्कान एहतमाल फिर भी मौजूद है कि अगर कोई धमकी आई है तो हम इमरान खान के साथ खड़े हैं।
हम एक कौम बने, हम इमरान खान के साथ खड़े हो और हम उनकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे। अब हमें किसी चीज का पता ही ना हो, वो कहें जी मैंने कौम को तो बताना ही नहीं, मैंने चीफ जस्टिस को बताना है। तो भाई हम सारे पाकिस्तानी हैं, इमरान खान जैसा भी है हमारा वजीर आजम है ना, हमारे मुल्क का वजीर आजम है, हमें एतमाद ना हो, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारे उस वजीर आजम के मनसब की कोई तौहीन करे, कोई उसको धमकियां दे रहा हो और वो हमें खौफ से बता ना रहा हो कि दुश्मन जो है मुझे धमकियां दे रहा है। वो इमरान खान का दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो इमरान खान को धमकी दे रहा है। बिल्कुल, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें एतमाद में तो लेना, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बताएं, वहाँ पे इन कैमरा सेशन कर ले, वहाँ पे बैठ के बता दें ना, वहाँ की चीजें बाहर जाएं। लेकिन जब तक खारजा पॉलिसी ऐवान में पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगी, वो आजाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी। ये कैसे सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट को मावरा है, पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा या पाकिस्तान की जो है वो आजाद फॉरेन पॉलिसी हो जाएगी, कैसे मुमकिन है? सही, आप कह रहे हैं कि सामने लेकर आए पार्लियामेंट में। और बाकी मेरे लिए वो बड़ी काबिल एहतराम है, मैं कोई ऐसी अगर कर भी गया हूँ तो मैं उनसे माजरत का हूँ। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो इस वक्त जो नंबर गेम है और इत्तेहाद के साथ हैं, किसने किसको अभी तक धोखा दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब कुछ बात कर लेते हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत की नंबर गेम के बारे में। अपोजिशन अब भी ये दावा कर रही है कि उनके पास 172 से ज़्यादा नंबर मौजूद है, लेकिन कल जो एक डेवलपमेंट हुई थी, काफ लीग ने जो हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, MQM किस हद तक राज़ी होगी ऑपोजिशन का साथ या हुकूमत का साथ देने के लिए, ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, सर ये अचानक से जो फैसला हुआ काफ लीग की जानिब से, क्योंकि जरदारी साहब ने आज ये कहा कि रात 12 बजे तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब और काफ लीग हमारे साथ थी, सुबह होते ही पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ और वो जाकर हुकूमती इत्तेहाद में तो पहले भी थे, लेकिन अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। तो ये आप लोगों के लिए भी, नून लीग के लिए भी सरप्राइज था या फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है? जी देखिए, क्योंकि ये अदम एतमाद की मूव हो रही है और जो इंडिपेंडेंट पार्टी जो अपने तौर पे पार्टियां इलेक्ट होकर आई हैं, यानी गवर्नमेंट की एलाई हैं, उनका पूरा हक है कि वो अपने मुतालबात सामने रखें या पिछला जो तजर्बा है उनका 3.5 साल का हुकूमत के साथ रहा, उसके बारे में डिस्कस करें। तो हमने भी काफ लीग से मीटिंग्स की और ये कल काफ लीग वाले जो 4 मेंबर हैं, उनको एक मिनिस्टर साहब चीमा साहब तो हट गए और 5 मेंबर उनके MNA हैं, उनमें से 4 ने हिमायत का, हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया। लेकिन उसके साथ साथ उसी वक्त 1-2 घंटे के दौरान ही BAP पार्टी जो बलूचिस्तान की है, उसके 4 मेंबरों ने कंबाइंड अपोजिशन की मूव की फेवर का ऐलान कर दिया। और इंडिपेंडेंट जो बुगटी साहब BAP के मेंबर पहले ही जैन बुगटी साहब शामिल हो गए थे और एक गवादर से हमारे इंडिपेंडेंट MNA जो हैं वो आज तक किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, इंडिपेंडेंट ही रहे थे, उन्होंने भी कंबाइंड अपोजिशन के साथ शिरकत का ऐलान कर दिया। 161 अरकान तो हमने पिछली जो कल हुई हमारी असम्बली का सेशन हुआ जिसमें मूव हुई तहरीक अदम एतमाद ऑफिशली, उसमें 161 मेंबर शामिल थे, उसमें से 4 BAP के नए मेंबर। और कैसे साहब ये काफ लीग से जितनी मुलाकातों के दौर हुए, जितने मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें क्या ऑफर किया गया था, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की बात नहीं बन सकी? आज परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे हैं कि हमें पहले से इल्म हो जाता है कि क्या चल रहा है और नून लीग में मरियम नवाज ग्रुप जो है वो नहीं चाहता था कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला दी जाए, और वो भी सिर्फ 3-4 महीनों के लिए दी जा रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, उनसे बड़ी कामयाब मीटिंग्स हुई, लेकिन क्योंकि उनको 3.5 साल से वो इनके साथ एलाई थे, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि गवर्नमेंट का वो साथ दे, उनका राइट है, वो अपने तौर पे इलेक्ट हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी 167 मेंबर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया ना, 161 तो कल हमारे पास थे, 4 मेंबर ऐड हुए BAP के, 2 आज़ाद मेंबर ऐड हो गए, 2 जिनका प्रोडक्शन आर्डर नहीं अभी इशू हुआ,
और अभी ये सारे, इसमें मैं कोई मुनहरिफ जो MNA है ना उसको नहीं डाल रहा। अभी MQM के 7 मेंबर हैं। मेरी आज भी बात हुई है MQM के, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, कराची में रहते हैं और हम आपस में हमारा काफ़ी राब्ता रहता है, तो आज भी मेरी उनसे बात हुई है। वो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा है कि हम कोई गवर्नरशिप नहीं मांग रहे और यहाँ मिनिस्ट्रीज नहीं मांग रहे। हमारे तो मुतालबात हैं, हम कह रहे हैं कि सेंसस हो जल्द से जल्द। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे गुम हुए हैं हमारे मेंबर्स, और उनको बारियाब किया जाए, हमारे दफ्तरों को खोला जाए। तो उनके जायज़ मुतालबात हैं जो कि नहीं पूरे किए गए। 3.5 साल वो हुकूमत के साथ भी रहे। और कराची से देखिए ना, उनका मैंडेट चुराया गया। 14 भरपूर तरीके से 14 भरपूर मैंडेट मिला कराची से PTI को, और वो महसूस करते हैं कि इस PTI ने काम नहीं किया कराची। मैं भी यही समझता हूं। मैं कराची के कैसर साहब एक बात का जवाब दे दें, उसके बाद मैं अपने अगले गेस्ट की जानिब बढ़ूंगी। कैसर साहब, ये भी खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे काफ लीग को वजारत आला देने के लिए। इस बात की तस्दीक या तर्दीद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जरका साहिबा, जो सब मिलके, जो सारे मेंबर्स हमारे मिलके, अपोजिशन के जितने हमारे लीडर्स हैं ना, वो मिलके डिसीजन कर रहे हैं और सारा मुश्तरका डिसीजन हो रहा है। ठीक है डॉक्टर जरका साहिबा, परवेज इलाही साहब को वजारत आला देने के लिए किसने रजामंद किया? वज़ीर आज़म इमरान खान को। और कहते हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक दिन पहले रिक्विजिशन जमा हुई है और फिर उसके नेक्स्ट डे ये ऐलान कर दिया गया कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वजारत आला काफ लीग को दी जा रही है। तो ये किसने राज़ी किया वज़ीर आज़म को ये इकदाम उठाने के लिए, काफ लीग को वजारत आला देने के लिए, या फिर उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी कह लें, या फिर उनको इस्तीफ़ा देने के लिए? जी देखिए, उस्मान बुज़दार साहब ने तो पहले भी अपना इस्तीफ़ा दिया था, कोई चंद रोज पहले जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था और तरीन ग्रुप ने जो कुछ कहा था। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है और ये चल रहा है। और आप देखिए, सियासत जिस तरह से इस मुल्क में खेली जा रही है, एक खिलवाड़ बना हुआ है। देखिए, जो इत्तेहादी होते हैं वो 5 साल के लिए आपके साथ चलने का अपना मतलब एक मुआहदा करते हैं। तो 5 साल जो एक दफा इलेक्शन लड़के आता है, वो 5 साल अपने पूरे करना चाहता है। ये उनकी तो ऑलरेडी वजारतें और सब कुछ है। तो इन्होंने ये जो पैसे की गेम चलाई है, जिसकी वजह से इन्होंने लोगों को इधर उधर किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब लोग पाकिस्तानी हैं। और ये खेल तमाशा एक तरफ, ये जो एक तमाशा लगा हुआ है जो कि मेरे लिए तो बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक है, लेकिन यहाँ पर तरीका इस तरह का है। सियासत में तो उसको सब समझते हैं कि ये हलाल है, जबकि आपकी अवाम जिसको पार्लियामान रिप्रेजेंट करती है, देखिए 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये सब, हम सब। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि ये, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो एक इखलाकियात की गिरावट है, एक इस कदर ये बिकना और खरीदना और पैसों की रेल पेल डालना, करोड़ों रुपए डालने और फिर लोगों को होटलों में रखना और फिर जो उनकी अयाशियां, ये इंतहाई गिरी हुई हरकतें। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस दफा कम से कम इससे कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा कि जिस तरह अभी हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि जो लोग मुनहरिफ अरकान हैं उनको कोई जिस पार्टी के वोट पे आप आते हैं, आप रिजाइन करें और आप घर जाएं और आप लेकिन डॉक्टर साहिबा, क्या वज़ीर आज़म के थ्रू जाएं? मजबूर हो गए थे ये स्टेप उठाने के लिए कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाना ही पड़ेगा और काफ लीग जो है उनके मुतालबात मानने पड़ेंगे? क्या मजबूर हो गए थे वो? देखिए, मेरी बात सुने, ये तो कम से कम 3 हफ्ते पहले उस्मान बुज़दार साहब का रेजिग्नेशन भी उन्होंने पुट फॉरवर्ड कर दिया था और खान साहब ने भी कह दिया था कि इनको बदल देंगे। तो अब जब आप उस वक्त बदलते हैं जब कोई टाइमिंग होती है, हर चीज की टाइमिंग होती है, पॉलिटिक्स में तो खास तौर पे टाइमिंग होती है। तो जो हैं अपने परवेज इलाही साहब, अब आप देखें ना कितनी फूट पड़ी हुई है कि पहले परवेज इलाही साहब को ये जो PDM है इन्होंने उनको ऑफर की चीफ मिनिस्टरशिप की। अब जब वो चीफ मिनिस्टरशिप उनको मिल गई है PTI की तरफ से, तो अब वो परेशान हो गए। अब वो अलीम खान साहब को ले आए हैं सामने।
तो ये एक खेल है जो चल रहा है, इसको जोड़ो उसको तोड़ो उसको साथ मिलाओ, फिर एक पार्टी का 5 रुकन है तो उसमें से एक कहता है मैं अलग हो गया, बाकी 4 अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी बोलियां लगवा रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं, मगर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये एक तमाशा ही है और ये एक पैसा चला हुआ है, और ये इन दोनों चीजों के रिजल्ट में आप ये देख रहे हैं, क्योंकि वो पैसा चलना था और वो जो खत प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिखाया है, जो इसकी बैकग्राउंड में है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ कभी इजराइल के लोगों को मिलते हैं, कभी मोहिब साहब जो हैं अफगानिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। एनीवे, ये सारी जो बातें हैं इनके ताने बाने मिले हुए हैं, और ये पाकिस्तान, अच्छा जो डॉक्टर साहब बोलियां लगवाने वालों में क्या पॉलिसी पहली इत्तेहादी शामिल नहीं है इतनी दिहाइयों में? डॉक्टर साहब मुझे बात कंप्लीट मेरा सवाल सुन ले, मैं आपकी बात सुन रही हूं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक सॉवरन और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप किसी के महकूम नहीं हैं। आपने अपना स्टैचर ये दिखाया है कि हम अमन चाहते हैं सब मुल्कों के साथ, और अपने रीजन में हम कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं। सही। ये बात क्योंकि पहले कभी किसी ने नहीं की, इसलिए ये लोगों को हजम नहीं हो रही। ठीक है। और ये जितने भी लोग हैं जो एक एक फोन कॉल पे बिक जाते थे, हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर एक फोन कॉल पे उनके आगे उनको कहते थे जी हुजूर, तो ये बातें अब बदल रही हैं और इसकी वजह से आपके पासपोर्ट की इज्जत हो गई है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सुन लें। जस्टिन ट्रूडो तक जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तान की एक इज्जत बन गई है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल सुन ले, आपने कहा कि बोलियां लगवाई जा रही हैं, तमाशा लगा हुआ है के खिलाफ। मुझे बात कंप्लीट करने दें। क्या इत्तेहादी भी अपनी बोलियां, मुझे सवाल भी तो करने देना, मुझे सवाल करने दे प्लीज। इत्तेहादी भी क्या अपनी बोलियां लगवा रहे हैं? कोई पैसों में बोलियां लगवा रहा है, कोई वजारतों में या वजारत आला में? देखिए, मैं एक दफ़ा इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपको जो बात पॉइंट बताना चाह रही थी वो ये है कि तौहीन रिसालत 1989 में जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, तब से अब तक हर चंद दिनों के बाद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं ना कहीं से कोई गलत बात उठती थी, जिससे सब लोगों के दिलों को शदीद तकलीफ होती थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत ने 3 साल मेहनत करके यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में करारदाद पास कराई कि ये गलत है। और आप देखिए कि पहली दफा इस्लाम का नाम इज्जत के साथ सर बुलंद हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा है कि ये गलत बात है और उसकी उन्होंने बहुत मुजम्मत की है। इसीलिए आप कह रही हैं कि इमरान खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, उनको आपने उनका सर बुलंद किया है। ये बहुत बड़ी जीत है। आपका पॉइंट आ गया। मुझे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बढ़ने दें। हो रहा है ये बहुत। हसन मुर्तजा साहब, काफ लीग के साथ मामलात तय हो चुके थे। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात की। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि काफ लीग हुकूमती जो उनका मौकिफ है या जो उनकी साइड है वहां पर चली गई और वजारत आला उनकी कबूल कर ली पेशकश? हसन मुर्तजा साहब मौजूद हैं? हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। तो कैसर अहमद शेख साहब, अब ऑपोजिशन कह रही है कि जो हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे पंजाब में वही वजीर आला बनेगा, तो फिर ऑपोजिशन का उम्मीदवार कौन होगा वजारत आला के लिए? देखिए, अपोजिशन का जो भी उम्मीदवार है वो सब हम कंबाइंड, जितनी भी अपोजिशन है सब लीडर्स मिल के निकाल रहे हैं। अभी तक उस उम्मीदवार का कोई फैसला नहीं हुआ। सब मुश्तरका तौर, जितने भी हमारे कैंडिडेट बनेंगे ना, मुश्तरका तौर पे सब इत्तफाक से हम हो रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो सब ने इत्तफाक से उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया है उम्मीदवार के लिए। तो अभी ये रोज़ सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो हम बिल्कुल ऐलान करेंगे। लेकिन अलीम खान साहब भी हो सकते हैं ऑपोजिशन के उम्मीदवार। ऑलरेडी हमारे पास कैसर साहब, अलीम खान साहब भी हो सकते हैं। अभी देखिए ना, कुछ भी अभी तो
जी अभी तो कुछ भी हो सकता है, सब जो फैसला होगा मिल के होगा, मैंने आपसे ये अर्ज किया। लेकिन ये जो अपोजिशन की मूव है ना, नो कॉन्फिडेंस की, वो तो तकरीबन कामयाब होगी। अब मैंने आपको नंबर्स गिन के बता दिया कि एमक्यूएम को अगर नहीं भी अभी मिलाया हमने, जो बाद में मोस्ट प्रोबेबली हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, तो वो ऑलरेडी 167 168 तो मेंबर हो गए। और कुछ मेंबर आपको पता है कि मुनहरिफ अराकीन है जो वो अच्छा जो अटेंडेंस हो रही है ना, हमारे कल 161 मेंबर थे असेंबली में, उनके यहाँ से तो मेरे ख्याल में कोई गिनती तो नहीं हुई, लेकिन 70-80 कैसे बशीर साहब, यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की साइड से थे। एमक्यूएम अगर हुकूमत के साथ जाती भी है तो आपकी नंबर गेम में फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, वो हमारी तो नंबर गेम ऑलरेडी मैंने 167। ठीक है, रेहान हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो है एमक्यूएम के रहनुमा। ठीक है, कैसे साहब, एमक्यूएम के रहनुमा रेहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रेहान हाशमी साहब, ऑपोजिशन तो कह रही है कि एमक्यूएम नहीं भी साथ होती तो फिर भी हमारे नंबर पूरे हैं, तो फिर क्या फैसला आप लोगों ने करना है और इतनी देर क्यों की जा रही है ऐलान करने में कि आप किसका साथ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पॉलिटिकल राइट है सबका, जमहूरी कल्चर है कि जो लार्जर बेनिफिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने सपोर्टर्स और वोटर्स का जहां पर नजर आए वो फैसला करे, चाहे कोई भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हो, ट्रेजरी बेंचेस पर हो। एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात को कंसीडर कीजिएगा कि ऑल्दो के एमक्यूएम ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। हतमी फैसला ऑब्वियसली एक राब्ता कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा, उसका ऐलान किया जाएगा, आप लोगों को, मीडिया को सबसे पहले आगाह किया जाएगा। लेकिन एमक्यूएम जिस मुकाम पर, जिस राह पर खड़ी हुई है, तो इस एमक्यूएम की पोजीशन को भी आपको समझना होगा कि एमक्यूएम वो वाहिद जमात पाकिस्तान की के जो कि मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करती है, जो कि बिल्कुल बादे मुखालिफ में, पाकिस्तान के जो सियासी पस मंजर है उसमें बादे मुखालिफ में चलती आ रही है। वो सिर्फ वाहिद पार्टी जिसके पॉलिटिकल लीगल दफातर बंद हैं, हमें इक्वल ग्राउंड तक फराहम नहीं है कि हम अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को चला सकें। हमारे बेशुमार कारकुनान पाबंद सलासल हैं, जिनके ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हम बिलीव करते हैं, उन पर मुकदमात गैर कानूनी तौर पर डाले गए हैं। कराची पैकेज का इशू है, हमारे पास और भी बहुत सारे इस तरह के इशूज हैं जिसको एमक्यूएम ने रेज किया है। लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत थी, 3.5 साल में कोई शक नहीं है कि जिसको फुलफिल होना था नहीं हुआ। पीटीआई के दोस्तों से हमारी भी तवक्कुआत थी और अभी भी हैं, जब तक कि हमारी तरफ से हतमी फैसला नहीं होता कि कुछ शराइत थी जिसकी बुनियाद पर एमक्यूएम ने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना किरदार अदा किया। उसमें यूनिवर्सिटी का क़याम तक किसी हद तक पीटीआई ने कुछ किया भी कंट्रीब्यूशन। उसमें कराची पैकेज 1100 अरब का बेहतर कराची को करने के लिए इक़दाम करना था, जिस पर एमक्यूएम मुसलसल इसरार करती रही। उसमें कुछ चीजें, मामूली परसेंटेज रिफ्लेक्ट भी हुई, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अभी एमक्यूएम को डिसाइड करना है और अभी हमने हतमी कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, आपने ये यकीनन ये सारे मुतालबात हुकूमती वफ्द के साथ जो आपकी मुलाकातें हुई हैं आपसे थोड़ी देर पहले और मेरे ख्याल से इस वक्त भी मुलाकात जारी है, तो ये आपने सामने रखी हैं, और झुकाव फिर किस तरफ है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमने एमक्यूएम की तमाम शराइत मान ली हैं, तो दोनों तरफ से अगर शराइतें मान ली गई हैं तो फिर एमक्यूएम का झुकाव किस तरफ है? आप मुझसे पूछ रही है ना? जी जी बिल्कुल। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें, बदकिस्मती से मेरी अपनी जाती राय है और शिकवा भी समझ लें आप इसको, क्योंकि जो हमारे दो बड़ी पॉलिटिकल अदर पार्टीज हैं उनसे माजी में, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन हमने डेवलप करके रखा हुआ है। बहुत सारी चीजों पे गुफ्तगू अपोजिशन के मुख्तलिफ जमातों से भी हुई। उसमें हमने, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ कोई बहुत अच्छा नहीं था, और आपने देखा होगा कि लास्ट टेन्योर में, पिछले से पिछले टेन्योर में हम इनके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे, तो हमारी बहुत नाराजगी रही, आना जाना लगा रहा हुकूमत में, बहुत सारे इश्यूज थे। अभी हुकूमती बेंच के लोग राइट नाउ, जब आप मुझसे बात कर रही हैं तो बातचीत चल रही है, उसमें बहुत सारे नुकात हैं जिस पर डिस्कशन होनी है। लास्ट टाइम भी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे एमक्यूएम के आरजी मरकज पे बहादुराबाद में, तो हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी है, जब अब कंसेंसस डेवलप हुआ है, कोलिशन गवर्नमेंट का हम हिस्सा है, तो हमारी तो ऑलरेडी जो नुकात थे कि जिनको फुलफिल होना चाहिए था, जिनको पाया तकमील पे पहुंचना चाहिए था, तो वो तो उनके इल्म में है। तो हम हमारी खामोशी गुफ्तगू थी
और बेजुबानी थी मेरी ज़बां। तो हमने तो ये कन्वे तो कर दिया बहुत ही अच्छे तरीके से कि हमारा ग्रीवियंस है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है। अर्बन सिंध के बिलखसूस और बिलअमूम सिंध के लोग बहुत सारी चीजों से परेशान है। उसमें लेजिस्लेशन का भी इशू है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और वो जो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से होने वाले मामला, कोटा सिस्टम के मामला, यहाँ पर गैर मुनसिफाना तकसीम है उसके मामला, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो ये तमाम नुकात, एक नुकता नहीं है, दर्जनों नुकात है। ठीक है। अच्छा, परवेज इलाही साहब को जो ऑफर हुई है वजारत आला की, उसके बाद आप MQM का कोई राब्ता हुआ है उनसे? क्योंकि वो आज कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि MQM भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। देखिए, वजारतों का ताल्लुक जहाँ तक है ना, हमें ऐसी वजारतों से क्या फायदा कि जब हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से MQM को स्ट्रेंथ मिलती है, वही नाला हो, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, उनके पानी की जरूरियात पूरी ना हो, उनके नौजवान बच्चे जो हैं यहाँ पर उनको सही कोटा ना मिले, उनको सरकारी नौकरियां ना मिले, तो ऐसी वजारतों का क्या फायदा। और हमने बारहा कई मुख्तलिफ औकात में ये बात बिल्कुल अयां की है कि देखें, इमरान खान साहब को आज से 1.5 साल पहले की बात है, जब हमने वजारत छोड़ी थी, तो हमने ये आया कहता हम सपोर्ट करेंगे, वजारत की जरूरत नहीं है, लेकिन एज ए कोलिशन पार्टनर उन्होंने किया। आज भी हमारी कोई ख्वाहिशात की लिस्ट नहीं है, मां सिवाय जेन्युइन चीजें, हमारे लीगल दफातर खोले जाए, हमारे जो बेगुनाह कारकुनान हैं जिनको पाबंदी सलासल रखा गया है, उसको वो मुकदमात खत्म किए जाए, वो बेगुनाह लोग हैं, अगर किसी का है तो उसको मतलब उसको कानूनी चाराजोई की जाए। और इस तरह की जो दीगर चीजें थी, कराची पैकेज के इशू थे, तो हमने तो अपने वो नुकात रखे। ठीक है। अच्छा रेहान हाशमी साहब, के मामला हैं, MQM कब तक ऐलान कर देगी कि किस तरफ अपना वजन उन्होंने डालना है? देखें, अभी भी मीटिंग तो चल रही है ना, आपके सामने है, तो लेट्स सी कि क्या डिसीजन लिया जाता है। लोगों की राय भी पूछी जा रही है, कारकुनान का इजलास भी किया गया था, कारकुनान की भी राय ली गई है राब्ता कमेटी की जानिब से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फैसला करेगी। इस मीटिंग के बाद भी ऐलान हो सकता है या फिर कल भी ऐलान हो सकता है? देखिए, ये तो मैं हतमी तौर पे नहीं कह सकता, बहुत सारे नुकात है जिसके ऊपर डिस्कशन होना है, बहुत ही क्रिटिकल इशू है, बहुत ही अहमियत का हामिल है, और MQM के लिए भी और MQM पाकिस्तान के लिए भी। ये सियासी जो ठीक है ना, ये मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, जो आपके इत्तेहादी हैं, डेफिनेटली MQM के साथ भी इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं और काफ लीग ने तो साथ देने का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो मुनहरिफ अराकीन है उनके बारे में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसमें जो जहांगीर तरीन ग्रुप था, उनका एक मुतालबा था कि माइनस उस्मान बुज़दार बात नहीं होगी। अब उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का फैसला कर लिया गया। अब उनके साथ बातचीत हुई है और उन्होंने कोई इंदिया दिया है आगे साथ चलने का? जी बिल्कुल। मुनहरिफ अराकीन को जिन्होंने वो वीडियोस और टेलीविज़न शोज़ में गए, वीडियोस ही मेरा ख्याल है उनकी ट्वीट हुई थी, और जो सिंध हाउस में हुआ था उसके बाद उन लोगों को शो कॉज नोटिसेस गए हैं, और उनमें से मेरा ख्याल है 90% ने जवाब दिए हैं थ्रू, और उन्होंने कहा है कि हमने बिल्कुल भी पार्टी नहीं छोड़ी और हम पार्टी का हिस्सा हैं और हम पार्टी के साथ चलेंगे। तो ये तो आपको पता है एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम सारी बातें अभी बताना भी नहीं चाहते, लेकिन मुनहरिफ अराकीन इनके हाथों से बाहर हैं, और बहरहाल आप देखते जाइएगा आगे क्या होता है। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि फिर ये लोग बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं। अदम एतमाद ये लेके आए हैं, जब जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 172 लोग इन्होंने दिखाने हैं, तो ज़रूर दिखाइए और मुंह की खाइए। हम देख रहे हैं, मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, और ये जो इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है इस पे अफसोस है, लेकिन इंशाल्लाह जीत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की होगी। ठीक है। कैसर अहमद शेख साहब, सर लास्ट मिनट है, आप सुन भी रहे हैं रेहान हाशमी साहब की गुफ्तगू, MQM भी साथ चली जाती है और डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मुनहरिफ अराकीन जो हैं वो भी वापसी की राह देख रहे हैं, फिर किस तरह से नंबर पूरे करेंगी ऑपोजिशन? ये रेहान हाशमी की बात से मैं बहुत मुतफिक हूँ। मैं खुद कराची में रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इनके मुतालबात जो है ना वो जायज़ हैं। कराची के लोगों के लिए ये कह रहे हैं हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई गवर्नर, और ये सही कह रहे हैं। ये तो जो इलेक्ट होते हैं ना, ये अपने जो वोटर्स हैं उनको सहूलियात देना चाहते हैं। जो इनके कारकुन गिरफ्तार हैं,
ये जायज़ बातें हैं, अगर वो उनका कानून के हिसाब से उनके ऊपर अमल होना चाहिए। फिर ये जो ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम, बड़े अरसे से कोटा सिस्टम की बात थी कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए ना, उन मेरिट लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे यहाँ कराची में, क्योंकि मैं खुद कराची रहता, मुझे पता है वहाँ जो जिस किस्म के मल्टीपल प्रॉब्लम थे, मैं इनसे मुतफिक हूँ। और डॉक्टर जरका साहबा जो कह रही हैं हमने तमाशा लगाया, देखिए एक आइनी तौर पे हमने नो कॉन्फिडेंस पेश की है, ये आइन का हिस्सा है, मुल्क के कानून का हिस्सा है। और क्या हमने कर लिया है कि हमने कौन सी ऐसी बात की है, ये रोज हमें चोर डाकू कहते कहते 3.5 साल, अब जो जरा सी कोई बात हुई शुरू हुई तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने तमाशा लगाया हुआ है। ये तो सामने चीजें आ जाएंगी कि क्योंकि इनका बिहेवियर और इनका अखलाक और इनका लोगों से रवैया ठीक नहीं था, इनके अपने मेंबर इनसे नाला हैं। देखिए ठीक, बहुत शुक्रिया अब हमारे मेहमानों का मैं ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो गया है, कल एक मिनट और फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।